तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे, राइट? एंड वहां पे हम लोग कुछ एक एग्जांपल भी देखे थे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। आज हम लोग वहीं से अपना आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, राइट? इसको हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा लोकल वेरिएबल, ठीक? अच्छा, अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर मान लो डिफाइन करते हैं हम लोग, तो उस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एनी वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल, राइट? जैसे ये इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस वाले प्रोग्राम को ऑब्जर्व करिए। पहला लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या बताता है? प्री प्रोसेसर को बताता है कि stdio.h फाइल को हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड कर दो, राइट? फिर ये हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा है इंट में, जो बताएगा क्या कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे, हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है इंट एक्स, राइट? एक एक्स नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप का, उसको मैंने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। तो लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, राइट? तो अब सिम अगर हम लोग इसका कंपैरिजन ग्लोबल वेरिएबल के साथ करें, तो ग्लोबल वेरिएबल उस केस में कहीं भी वो डिफाइन किया जाता है, फंक्शन के बाहर आप डिफाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटेक्स जो मैंने डिफाइन किया है वो मेन फंक्शन के बाहर किया है। और भी इनफैक्ट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, हम लोग खुद भी अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं ला करता हो, राइट, उस वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब दोनों में खास बात क्या है कि ये जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है ना, ये जिस फंक्शन के अंदर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं उस फंक्शन के अंदर ही ये क्या है हमारे पास एक्सेसिबल है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे जो इंटेक्स वेरिएबल है, ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये सिर्फ ये जो स्कोप है ना इसका मेन फंक्शन का, इतने अंदर तक ही ये क्या है हमारे पास एक्सेसिबल है। इनफैक्ट इसको हम लोग इस तरीके से ज्यादा बेटर समझ सकते हैं क्या, कि ये जो इंडेक्स वेरिएबल है, ये इसका इसके जस्ट बाहर स्कोप देखो। ये जो इंडेक्स वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वेरिएबल के जस्ट बगल में जो स्कोप है वो कौन सा है? ये वाला स्कोप है जस्ट बाहर। अगर हम लोग बाहर जाएंगे इस रीजन से तो जस्ट बाहर यही वाला स्कोप है, राइट? तो एक कोई वेरिएबल जो होता है ना लोकल वेरिएबल, वो अपने जस्ट आउटर वाले स्कोप के अंदर ही क्या होता है हमारे पास एक्सेसिबल होता है, ठीक? इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक? तो फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर है। लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करता, राइट? ये ग्लोबली हर फंक्शन में एक्सेसिबल होता है। लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर आप इसको डिफाइन करते हैं उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, बट ग्लोबल वेरिएबल जो कि वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता है, तो वो ऑल ओवर द प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास एक्सेसिबल होता है, राइट? ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं क्या, कि ये दो प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। एक प्रोग्राम हमारे पास ये है और एक प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे ये है। इसको देखो, यहाँ पे हमने इंट एक्स लिखा है, राइट? यानी एक एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है बस। इसकी कोई वैल्यू हम लोग ने असाइन नहीं किया है, बस इंट एक्स लिखा है। और फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ परसेंट डी एक्स, यानी अब मैं आउटपुट प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या आउटपुट प्रिंट होगा हमारे पास? इंटीजर आउटपुट प्रिंट होगा, राइट? और वो इंटीजर किसकी वैल्यू होगी? एक्स की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। बट यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक्स की कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, राइट? कोई एक्स को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज किया ही नहीं है। तो इसका आउटपुट जो होगा ना हमारे पास, कोई भी एक गार्बेज वैल्यू दे देगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी वैल्यू दे सकता है। कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है, कंपाइलर को जो पसंद आया वो वैल्यू यहाँ पे थ्रो कर देगा, राइट? बट जब सेम केस अगर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के साथ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लोबल वेरिएबल हमारा इंटेक्स है, राइट? यहाँ पे भी हम लोग एक्स की वैल्यू किसी को, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं डाले, एक्स को किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं किया है मैंने, राइट? और अगेन हम लोग सेम काम कराना चाह रहे हैं, प्रिंटफ परसेंट डी एक्स, यानी एक्स का वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब ग्लोबल वेरिएबल केस में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली आएगा जीरो, राइट? आउटपुट क्या देगा हमारा यहाँ पे? ये जीरो आउटपुट देगा, ठीक? बट लोकल वेरिएबल केस में कोई भी गार्बेज वैल्यू क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा, ठीक? तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नोट पैड पे जाता हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से ज्यादा आपको इसके बारे में समझाऊंगा।
तो पहले हम एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं, राइट? हैश इंक्लूड stdio, राइट? ये फर्स्ट लाइन क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमारे प्रोग्राम में stdio.h फाइल क्या होता है, हमारे पास इंक्लूड होता है, राइट? ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक? फिर हम लोग ने यहाँ पे लिखा int x, राइट? फिर हम लिखते हैं printf %d, x, राइट? एंड रिटर्न 0। फिर मैं ये स्कोप को क्लोज कर देता हूँ, ठीक? ये हमारे पास एक जनरल मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फाइल का नाम मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज आयुष डॉट सी लिखता हूँ। हाँ, आयुष डॉट सी, ये हमारे पास फाइल है, ठीक? सेव कर लेते हैं इसको। अब मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो डेस्कटॉप में देखेंगे तो आयुष नाम का फाइल यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास क्रिएट हो गया है, ये देख सकते हैं, ठीक? अब इसको रन कराने के हम लोग कहाँ जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, राइट? तो टर्मिनल पे गए एंड टर्मिनल हमारा कहाँ पे, यूजर्स में। अच्छा, बहुत लोगों को जिज्ञासा हुआ कि वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि टर्मिनल एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक? तो देखो, टर्मिनल सबसे पहले, अगर टर्मिनल को जानना है कि हमारा टर्मिनल का लोकेशन कहाँ पे, तो देख लो, टर्मिनल हमारे पास कहाँ पे, पहले सी ड्राइव में, ठीक? फिर सी ड्राइव में एक यूजर्स नाम का फोल्डर है उसमें, और फिर यूजर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक? काम करता हूँ, इस 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 चीज को ना मैं एक काम करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक? इसको मैंने कट कर लिया और मैं जा रहा हूँ अब सी ड्राइव में, ठीक? ये हमारे पास विंडोज का सी ड्राइव, ये सी ड्राइव क्या, अब इसमें ढूंढना है हमको क्या है, यूजर्स। तो देखो कहीं पे यूजर्स नाम का फोल्डर है, तो ये देखो, ये यूजर्स नाम का फोल्डर है। इस यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर भी क्या है, हमारे पास यूजर है, राइट? एक्चुअली हमारा जो टर्मिनल था वो इस पॉइंट पे था, ठीक? अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी फाइल को, राइट? मैंने यूजर्स में पेस्ट कर दिया। अब सिंपली अगर मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, अब मेरे को सीडी डेस्कटॉप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो कोड है, जो कोड की फाइल है, वो कहाँ पे है, वो यूजर फोल्डर के अंदर है, राइट? तो मैं सिंपली जीसीसी आयुष डॉट सी लिख देता हूँ, आयुष डॉट सी लिख दिया, ठीक? और देखो ये कंपाइल हो गया हमारे पास, राइट? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज, इसका मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आपको आना चाहिए कि आपका एक्चुअली में टर्मिनल है कहाँ पे, राइट? तो ये क्या है, सी ड्राइव में आपको यूजर्स का फोल्डर मिलेगा, यूजर्स के फोल्डर के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हमारी फाइल है, ठीक? और वो अब रीड कर चुका है। फिर डॉट स्लैश ए डॉट एक्सी कर देते हैं। तो देखो ये कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे पास रीड कर रहा है। तो नोटपैड पे जाते हैं एक बार वापस से, ये हमारे पास ये प्रोग्राम था, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल एक्स को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, राइट? एंड एक्स को, सॉरी, लोकल वेरिएबल एक्स को मैंने डिफाइन किया, यानी डिक्लेयर किया है। उसकी वैल्यू हमें अभी नहीं डाली है, उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है। तो आर्बिट्री कोई भी वैल्यू हमारे पास क्या करेगा, कंपाइलर प्रिंट कर देगा, राइट? बट अगर यही सेम चीज को मैं क्या करता हूँ, सेम चीज को अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल के केस में ले आऊंगा, ठीक? जैसे अब ये हमारा जो इंडेक्स है, ये क्या है, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया, राइट? तो उस केस में अगर मैं सेम प्रोग्राम को रन कराऊं, तब क्या होगा हमारे पास, तो तब देख सकते हैं ये चीज हो गया, एंड आउटपुट अब 0 देना चाहिए। बट इस केस में आउटपुट अगेन आर्बिट्री वैल्यू दे रहा, जो कि गलत है। ग्लोबल वेरिएबल में आउटपुट आपका 0 आएगा, राइट? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हो सकता है माई मिस्टेक, टर्मिनल का ही मिस्टेक, कभी क्या होता है ना, टर्मिनल कुछ ज्यादा ही पागल हो जाता है। तो एक बार करता हूँ, इसको रीराइट करता हूँ प्रोग्राम को, राइट? तो लेट्स सी, हैश include stdio.h in main, right? एक सेकंड, ग्लोबल वेरिएबल बना था हमको यहाँ पे, in in x, राइट? एंड फिर हम लोग यहाँ आगे लिखते हैं, ठीक? printf %d, x, राइट? एंड देन हम लोग रिटर्न 0। ये देख सकते हैं हमारा क्या है, सीन क्या है, कि बेसिकली हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्या किया है, डिफाइन किया, ठीक? और उसकी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे अगेन
इस बार स्मॉल आयुष डॉट सी ये नाम कर देता हूँ। ठीक, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ फाइल को, तो आयुष नाम का फाइल आपको मिल गया होगा, राइट। तो डेस्कटॉप पे, एक सेकंड, ये किसका फाइल, इस वाले फाइल से रिप्लेस हो गया क्या? हटाओ यार, काम करता हूँ, ये चीज है ना, इसको सेव करता हूँ और कोई दूसरा नाम ही दे देता हूँ, सपोज के डॉट सी कर देता हूँ। ठीक, के डॉट सी, राइट। फिर मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो एक दूसरा फाइल आपको दिख रहा है सी का, के नाम का, तो के डॉट सी के नाम का दिया, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा और इसको रन कराना है। तो टर्मिनल पे जाएंगे, तो टर्मिनल हमारा कहाँ पे है, यूजर फोल्डर पे है, राइट। तो उसको डेस्कटॉप पे लाएंगे, तो उसके लिए सीडी डेस्कटॉप, राइट, फिर जीसीसी के डॉट सी एंड, एक सेकेंड, यहाँ सेमीकोलन की जगह मैंने हॉट डाल दिया था, राइट। तो ये चीज आ गया, वापस से इसको रन कराता है, जीसीसी के डॉट सी एंड देन, तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया है यहाँ पे हमारे पास, जीरो आ गया है, राइट। आउटपुट क्या है हमारे पास, जीरो। तो प्रोग्राम को अगर हम लोग गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारे पास, ये के डॉट सी वाला प्रोग्राम है, उसमें हम लोग ने ग्लोबल वेरिएबल एक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था, राइट। और उसकी जब वैल्यू में प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि मैंने वहां पे थ्योरी में बताया भी था ये चीज। ठीक, तो कभी भी अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो कोई गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करेगा, एंड अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, बाई कंडीशन क्या है उसमें कि इनिशियलाइज आपने किया ना हो उसको, तो वो क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट जीरो प्रिंट करेगा, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स इक्वल्स टू सपोज कर देता हूँ 20, राइट। मैंने ये कर दिया, इंट एक्स इक्वल्स टू क्या कर दिया, 20। और फिर मैं अंदर एक सेम टाइप का प्रोग्राम यहाँ पे, मतलब सेम प्रोग्राम लिखता हूँ और वहां लिखता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू, राइट। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे अब वैल्यू क्या प्रिंट होगा ये, राइट। अब क्या ये वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, दिस इज के डॉट सी, फिर से वही मिस्टेक किया यहाँ, इसको सेव किया तो इसको चेंज नहीं होगा, सेव करता हूँ। ठीक, दिस इज के डॉट सी और स्लैश, तो ये आउटपुट क्या प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। अब बहुत लोग के माइंड में डाउट आएगा, पहला केस कि 10 प्रिंट क्यों हुआ, 20 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, 20 भी प्रिंट हो सकता था। दूसरा डाउट क्या आएगा, दूसरा डाउट आएगा कि जैसा कि इसके जस्ट एक क्लास पहले हम लोग ने जब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनको ये डाउट आएगा कि यहाँ पे मैंने एक बार एक्स को इनिशियलाइज किया है, ठीक, फिर वापस से मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक्स को, समझ आ रही बात, वापस से मैं इसको री इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक्स को। तो कंपाइलर अब यहाँ पे हाँ एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम वेरिएबल को दो बार इनिशियलाइज कर दिया, राइट। देखो, सीन ये होता है, सबसे पहली चीज कि कंपाइलर जो होगा हमारे साथ, ध्यान रखें, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो स्कोप आप देख रहे हैं ना, स्कोप वाइज वो क्या करता है, प्रोग्राम को हमारे पास रीड करता है। ठीक, क्या करता है, स्कोप वाइज स्कोप प्रोग्राम को क्या करता है, वो हमारे पास रीड करता है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी हमारे पास प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, तो कंपाइलर रीडिंग हमेशा मेन फंक्शन से ही करता है। ठीक, मेन फंक्शन एक्चुअली हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो कंपाइलर क्या होगा, सबसे पहले इस स्कोप के अंदर जाएगा, और इस स्कोप के अंदर जाने के बाद उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, एक एक्स नाम का वेरिएबल मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हमारे पास 10 है। ठीक, फिर उसके बाद प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एक्स, यानी अब परसेंट डी है, यानी ये क्या करेगा, एक आउटपुट, मतलब प्रिंटफ फंक्शन है तो ऑब्वियस बात ये आउटपुट को प्रिंट करेगा, और परसेंट डी है तो यानी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। अब किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। तो अब एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी कंपाइलर के पास एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी, राइट। तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, अभी 10 प्रिंट करेगा, समझ में आई बात। तो कंपाइलर क्या होता है हमारे पास, स्कोप बाय स्कोप क्या करता है हमारे पास, स्कोप बाय स्कोप प्रोग्राम को रीड करता है। जैसे अब थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ, क्या कि मैं यहाँ पे एक अंदर और स्कोप लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे स्कोप लगा दिया, और फिर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इन एक्स इक्वल्स टू 20, राइट। एंड फिर उसके बाद सपोज मैं यहाँ जाता हूँ थोड़ा सा,
तो ऐसा करता हूँ, एक सेकंड। राइट, थोड़ा सा प्रॉपरली इंडेंटेशन करना चाहिए हमेशा प्रोग्राम को। ये चीज मैंने कर दिया, राइट। अब इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन कराता हूँ, एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू 30 कर देता हूँ क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल भी 20 है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर क्या करूंगा, मैं रन करूंगा। तो इसको रन कराएंगे जैसे दिस इज के डॉट सी, आउटपुट अब देखो क्या प्रिंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया, राइट। तो सेम वही लॉजिक है कि कंपाइलर इस स्कोप के अंदर गया, फिर उसको एक वेरिएबल नाम मिला एक्स का, उसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक। फिर वो इस स्कोप के अंदर गया, तो जैसे ही वो इस स्कोप के अंदर गया, तो अब वो जो पुराना एक्स की वैल्यू थी वो फिलहाल के लिए उस मेमोरी लोकेशन में तो प्रेजेंट है, बट कंपाइलर को अभी वो चीज पता नहीं है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंपाइलर किसी भी वेरिएबल को तभी एक्सेस करेगा जब वो उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर, जिस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर उस वेरिएबल का पूरा एरिया आएगा ना, उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर प्रेजेंट होगा तभी होगा। जैसे कंपाइलर अब इस स्कोप में आ गया, ये दूसरे स्कोप के अंदर आ गया, राइट। तो अब इस केस में यहाँ पे देखेगा int x इक्वल्स टू 30, तो उसके लिए x इक्वल्स टू 30 एक और वेरिएबल है, ठीक। देखो x इक्वल्स टू 10 भी उसके अंदर प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू 30 भी प्रेजेंट है, और x इक्वल्स टू 20 भी मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है। ये तीन डिफरेंट एड्रेस में प्रेजेंट है, बट अभी कंपाइलर इस स्कोप के अंदर है, राइट। तो इस स्कोप के अंदर है, तो इसलिए printf %dx जैसे ही आप ये देखेगा, तो पहले वो इस स्कोप के अंदर ऑपरेशन करेगा, राइट। उस स्कोप के अंदर अगर उसको कोई वेरिएबल मिलेगा, अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे इस स्कोप के अंदर उसको int x इक्वल्स टू 30 मिल रहा था, राइट। तो उसने क्या किया, आउटपुट प्रिंट कर दिया 30। अगर इन केस इसको इस स्कोप के अंदर नहीं मिलता वेरिएबल, जैसे अब इस स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है एक्स नाम का, राइट। तो अब वो क्या करेगा, इससे जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाएगा, ठीक। और बाहर वाले स्कोप में जाएगा और इंट एक्स इक्वल्स टू 10 देखेगा, तो वो आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। फिर अगर मान लो यहाँ पे भी कोई एक्स की वैल्यू नहीं रहती, तो उस केस में ये इस मेन फंक्शन के बाहर जाके देखता कि कहीं ग्लोबली कोई एक्स नाम का वेरिएबल तो डिफाइंड नहीं है, राइट। तो अगर एक्स नाम का वेरिएबल उसको डिफाइन होता हुआ मिलता, जैसे यहाँ पे मिल रहा है उसको, तो वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 20 प्रिंट कर देगा। समझ में आए केस क्या है। ये जो कंपाइलर होता है वो वैल्यू कैसे रीड करता है, वो मतलब वेरिएबल्स तो उसकी मेमोरी लोकेशन में तीनों प्रेजेंट होंगे, x इक्वल्स टू 20 वाला भी प्रेजेंट होगा, x इक्वल्स टू 10 वाला भी प्रेजेंट होगा, x इक्वल्स टू 30 वाला भी प्रेजेंट होगा। बट आउटपुट यहाँ पे वो कंफ्यूज नहीं होगा कौन सी आउटपुट देना है। कंफ्यूजन उसको अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्कोप बाय स्कोप काम करेगा। अगर सबसे पहले जिस स्कोप के अंदर प्रिंटफ लिखा हुआ है, प्रिंटफ इस वाले स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, तो पहले वो इस स्कोप के अंदर ऑपरेशन करेगा, देखेगा कि एक्स की वैल्यू मिल रहा है, कोई एक्स वेरिएबल डिफाइन है इस स्कोप के अंदर कि नहीं डिफाइन है। अगर एक्स वेरिएबल डिफाइन होगा तो उसकी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं डिफाइन होगा तो उसके जस्ट बाहर वाले स्कोप में आएगा, ठीक। क्लियर। बस यही यहाँ पे इस तरीके से कंपाइलर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को रीड कर रहा है, ठीक। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा मन में कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में 3x की वैल्यूज आ रही है, तीन एक्स वेरिएबल हमको दिख रहे हैं, x को 10 दिख रहा है, x को 20 दिख रहा है, x को 30 दिख रहा है, राइट। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, मतलब कंपाइलर एरर ना आना चाहिए आप लोग के हिसाब से, बट वो चीज अभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कंपाइलर स्कोप बाय स्कोप क्या करता है, एनालिसिस करता है, ठीक। जैसे अब इसमें इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्या कि मैं लिखता हूँ इंट x इक्वल्स टू मान लो 30 लिख देता हूँ, ठीक। और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ int x इक्वल्स टू 25 सपोज, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, सोचो। यहाँ पे printf इस स्कोप के अंदर लिखा है, राइट, इस स्कोप के अंदर लिखा है। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ इस स्कोप के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तो अंदर कोई x डिफाइन ही नहीं किया गया। तो अब वो इसके जस्ट बाहर वाले स्कोप में आएगा, तो बाहर वाले स्कोप में यानी ये वाले स्कोप में आएगा, ठीक। इस वाले स्कोप में आएगा, इस वाले स्कोप में देखेंगे तो इंट एक्स इक्वल्स टू 30 है, इंट एक्स इक्वल्स टू 25 है, राइट। तो दो दो एक्स की वैल्यू मिल रही है, समझ रहे हो, दो दो एक्स की वैल्यू मिल रही है, एक इंट एक्स इक्वल्स टू 30 मिल रहा है और एक इंट एक्स इक्वल्स टू 25 मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे कंपाइलर एरर देना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक। फिर हम लोग इसको रन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलर एरर आ गया, क्यों, क्योंकि दो बार एक्स को आपने इनिशियलाइज किया सेम स्कोप में। तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्स की वैल्यू आपने सेम स्कोप में क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कंपाइलर की, इन दोनों में से क्या प्रिंट करना है उसको, समझ में आई बात। बट अगर यही चीज मैं क्या करूंगा, अगर यही चीज मैं इस स्कोप के अंदर इसको प्रिंट करता,
तब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तब अगर आप यही चीज प्रोग्राम को सेव करके रन कराएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या करेगा प्रिंट, 25 प्रिंट करेगा, क्योंकि उसको स्कोप में सबसे पहले एक्स की वैल्यू 25 दे दिया गया, एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 25 ये प्रिंट करेगा, राइट। चलो एक और प्रोग्राम इसमें देखेंगे जिससे और क्लियर होगा। जैसे सपोज मैं स्कोप के बाहर भी एक लाइन लिख देता हूँ, क्या, printf %d x, राइट। printf %d x, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब आउटपुट गेस करते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस वाले स्कोप में जाएगा, तो इस वाले स्कोप में देखेगा क्या, printf %dx लिखा है। तो printf %dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे 25 प्रिंट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस स्कोप के अंदर पहले कंपाइलर x का वेरिएबल देखेगा तो और उसको मिल जाएगा x का वेरिएबल x इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे वैल्यू ये प्रिंट कर देगा 25। फिर ये प्रोग्राम के बाहर आएगा और यहाँ पे उसको दूसरा printf दिख रहा है फंक्शन, यहाँ पे भी %d x की वैल्यू को प्रिंट करना। अब क्या प्रिंट करेगा ये x की वैल्यू, तो अब कंपाइलर इस स्कोप के अंदर देखेगा, क्या करेगा, इस स्कोप के अंदर देखेगा जिस स्कोप में printf है। तो वहां पे आपको x की वैल्यू 30 भी मिल रही है और x की वैल्यू 25 भी मिल रही है, राइट। तो अब क्या प्रिंट करेगा, अब ये x की वैल्यू 30 प्रिंट करेगा। क्यों 30 प्रिंट करेगा, क्योंकि जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो जिस स्कोप के अंदर डिफाइन होते हैं ना उसी के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। जैसे इंडेक्स को 25 इस स्कोप के अंदर ही क्या है, डिफाइन है, इस स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। समझ में आई बात, ये क्या होगा, सिर्फ इस स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होगा, इस स्कोप के बाहर वाले स्कोप में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो लोकल वेरिएबल में खास बात क्या है, जैसे मैंने वहां पे बोला था कि लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन में डिफाइन किए जाते हैं उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। बट सबसे ज्यादा बेटर स्टेटमेंट इसका ये है कि जिस फंक्शन में भी जिस स्कोप के अंदर आप डिफाइन कर रहे हैं लोकल वेरिएबल को, वो लोकल वेरिएबल उस स्कोप के अंदर ही क्या होगा, हमारे पास एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे x को 25 हमारा इस स्कोप के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये वाला वेरिएबल सिर्फ इस स्कोप के अंदर इतने रीजन तक ही एक्सेसिबल होगा, ठीक, उसके बाहर वाले रीजन में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो printf %d, x इस वाले स्कोप में डिफाइन था, तो ये इस स्कोप में सबसे पहले क्या करेगा, एक्स की वैल्यू ढूंढना कोशिश करेगा। यहाँ पे उसको एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, 30 भी मिलेगा और 25 भी मिलेगा, बट 25 आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि 25 सिर्फ इतने रीजन तक ही एक्सेसिबल है, इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या देगा, तो सबसे पहले इसका आउटपुट देगा हमारे पास 25 एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग सेव करके रन कराते हैं, राइट। दिस इज get डन। आप देख सकते हैं 25 और 30 आउटपुट हमारे पास आ गया। तो होपफुली आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लोकल वेरिएबल हमारा किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, ग्लोबल वेरिएबल हम लोग ग्लोबली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, राइट। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हर पर्टिकुलर फंक्शन, हर पर्टिकुलर स्कोप, हर जगह वो एक्सेसिबल होता है। बट जो लोकल वेरिएबल होता है वो प्रिसाइजली आप जिस स्कोप के अंदर उसको डिफाइन करते हैं सिर्फ उसी स्कोप के अंदर ही वो क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं नोट्स। तो ये हम लोग ने यहाँ पे कंसेप्ट सीख लिया। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्न इन सी। तो एक्सटर्न का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे क्या होता है सीखते हैं। देखो, कभी कभार सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता है, ठीक। ऐसा कभी कभार आपके साथ मतलब सिचुएशन होगा कि आपको एट द मोमेंट पता नहीं है कि वेरिएबल का वैल्यू क्या है, ठीक। बट इतना पता है कि उस वेरिएबल का यूज होना है प्रोग्राम में, वो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल का यूज होना है, इतना आपको 100% पता है। बट उस पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी वो आपको नहीं पता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्न यूज करते हैं। एक्सटर्न हमको क्या देता है कि एक्सटर्न हमको मतलब एक तरीके का ये लिबर्टी देता है कि हाँ तुमको अभी वैल्यू नहीं पता है एक्स का, बट बाद में अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप प्रोग्राम के लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात क्या कर रहे हैं। तो जब भी एक्सटर्न यूज करेंगे तो एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होता है, लोग एक्स जैसे यहाँ पे मैंने एक्सटर्न इंट एक्स लिखा है, यानी एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, तो लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि इसका इनिशियलाइजेशन मेन फंक्शन के अंदर ही कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कर देंगे, कहीं पे यहाँ पे कर देंगे, x इक्वल्स टू सपोज लिख देंगे वो 10, राइट। इस तरीके से इनिशियलाइज कर देंगे, जो कि गलत है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये चीज ध्यान रखना, ये चीज गलत है। आपको अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे एक्सटर्न लगाया हुआ है तो उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज आप एकदम प्रोग्राम के लास्ट करेंगे, मेन फंक्शन के बाहर ही में करेंगे। समझ में आई बात? ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्न का। तो इसको मतलब अगर आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम तो हम लोग दिखा देंगे, बट एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है जो कि मैंने आपको बता दिया। हैश इंक्लूड सीडीआईओ डॉट एच। ठीक, उसके बाद एक्सटर्न इन एक्स कर दो, फिर मैंने क्या कहता है इंट में, राइट। इंटफ परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी कॉमा एक्स जीरो। देन हम लोग यहाँ पे एक्स को सपोज लिख देते हैं, राइट। इसको मैं अगर मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे प्रिंटर परसेंट भी कॉमा एक्स है, ठीक। यानी ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और किसकी वैल्यू वो प्रिंट करेगा, एक्स की प्रिंट करेगा, राइट। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, प्रिंटफ इस पर्टिकुलर रीजन में लिखा है तो इसके स्कोप में देखेगा, इसके स्कोप में कहीं इंटेक्स है, मतलब एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन किया गया है नहीं, तब वो स्कोप से बाहर जाएगा, और स्कोप से जैसे ही बाहर जाएगा तो वो मेन फंक्शन के बाहर हो जाएगा, राइट। तो मेन फंक्शन में उसको ऊपर दिखेगा एक ग्लोबल वेरिएबल इंटेक्स डिफाइन किया गया, राइट। और इंडेक्स डिफाइन किया गया, साथ साथ उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्न लिखा हुआ है। इसका मतलब कंपाइलर को लगेगा कि लास्ट में इसकी वैल्यू क्या की गई होगी, इनिशियलाइज की होगी, और लास्ट में जाएगा तो वो देखेगा इसको 10 इनिशियलाइज किया गया, राइट। तो वो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट कर देगा, राइट। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइलर इस टर्मिनल में रन करा के देखेंगे। दिस इज के डॉट सी। एक चीज और ध्यान रखना है हम लोग को कि यहाँ पे लास्ट में भी हम लोग को डेटा टाइप्स का लिखना पड़ेगा। आउटपुट क्या आ गया, इसका प्रिंट हो गया 10, ठीक। तो लास्ट में एक पॉइंट क्या यहाँ ध्यान रखना है कि इंटेक्स इक्वल टू 10 हमको री इनिशियलाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सटर्न इंटेक्स हम लोग ने डिक्लेयर तो कर दिया है वेरिएबल को, बट एट द एंड जब आप इसकी वैल्यू भी असाइन कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपको री इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं सिर्फ एक्स को 10 लिख दिया था, राइट, तो एरर वहां शो कर दिया, तो आपको री इनिशियलाइज यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये यूज होता है हमारे पास एक्सटर्न का। तो एक्सटर्न का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, समझ में आ गया होगी क्या यूज होता है एक्सटर्न का। लास्ट अगर आपको एट द मोमेंट किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है तो आप उसको एट द एंड क्या कर सकते हैं, री इनिशियलाइज करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक्सटर्न का भी कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, जो कि मतलब इसका यूज बहुत होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स। अब ये स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, इसको हमको समझना है। देखो, जैसे कि हम लोग ने एक्सटर्न में यूज किया था वर्ड एक्सटर्न, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जिस वेरिएबल के पीछे आप लगा देते हैं स्टैटिक वाला वर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। ये चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टैटिक वर्ड लगा है। तो ये जो वेरिएबल हो गया हमारे पास, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ठीक। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल करना है तो सिंपली क्या कर दो, उस वेरिएबल के डेटा टाइप के पीछे क्या लिख दो, स्टैटिक वर्ड यूज कर दो, तो वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। अब इसका यूज क्या होता है ये समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसको बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई एक एग्जांपल मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, ठीक। तो यहाँ प्रोग्राम पे हम लोग आता है, स्टैटिक वेरिएबल का इंपॉर्टेंस हम लोग अभी समझते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक। सपोज मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, बट
कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस अभी यहाँ मैं नाम लिखा, वो एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। फंक्शंस तो पता ही है क्या होते हैं फंक्शंस, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, यही होते थे हमारे पास फंक्शंस, ठीक। यहाँ पे एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। और सिंपली मैं इसमें क्या करता हूँ, इंट स्टैटिक वर्ड यूज करूंगा, राइट, स्टैटिक, या फिर एक काम करता हूँ, इंट से पहले दिखाता हूँ, इंट के इक्वल्स टू 0 एंड फिर प्रिंट के प्लस प्लस कर देता है, राइट, के प्लस प्लस, एंड देन फिर मैं कहता हूँ printf %d comma k, राइट, एंड देन मैं थिंक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ int main, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक। इस प्रोग्राम को हम लोग समझ जाएंगे ना, तो स्टैटिक वेरिएबल अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक। फंक्शंस क्या होते थे हमारे पास, ऐसे एलिमेंट्स होते थे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, ये हमारे पास क्या होता था, फंक्शंस होता था, राइट। अच्छा, जब भी आप फंक्शंस को यूज करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो इंट मेन मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, यहाँ पे जो मैंने मेन फंक्शन लिखा है, तो मेन फंक्शन हमको क्या बताता था, कंपाइलर को बताता था कि एक्चुअल प्रोग्राम हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो सिर्फ मेन फंक्शन को ही रीड करता है, बाकी किसी चीज को वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ मेन फंक्शन के एलिमेंट्स को ही वो क्या करता है, रीड करता है। तो जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आप लाते हैं, तो जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो अब आपने फंक्शंस को तो डिफाइन कर दिया है, बट अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको मेन फंक्शन में उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, राइट। सेम नॉर्मल चीज से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि आपने एक जगह फंक्शन डिफाइन किया है, तो उस फंक्शन को अगर यूज में लाना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि वॉइड टाइप का है, ठीक। ये वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब नथिंग, ये कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन के पीछे क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा था, राइट। वॉइड फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रिटर्न कराया, ठीक। तो ये हमारे पास एक वॉइड फंक्शन है, और फिर वॉइड फंक्शन के अंदर एक के नाम का वेरिएबल क्या है हमारे पास, डिक्लेयर किया गया, और उसकी वैल्यू क्या की गई है, 0 की गई है, ठीक। और फिर मैं करता हूँ के प्लस प्लस, तो के प्लस प्लस के बारे में मैंने बताया था, ये क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है, के इक्वल्स टू के प्लस 1, राइट, इसका मतलब क्या है, के इक्वल्स टू के प्लस 1। अब मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट एफ परसेंट डी कमा के, और यहाँ कहता हूँ बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक, प्रिंट एफ परसेंट डी कमा के, एंड फिर मैं रिटर्न नथिंग, बस ये हमारे पास क्या है, फंक्शन हो गया, ठीक। अब हमारा मेन फंक्शन के अंदर आओ, तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फंक्शन को सबसे पहली बार क्या किया, कॉल किया, ठीक। तो फंक्शन को पहली बार कॉल किया तो सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, फंक्शन में चले जाएंगे, तो फंक्शन में क्या, इंट के इक्वल्स टू 0, के प्लस प्लस, यानी आप के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई, ठीक। तो प्रिंट है परसेंट डी कॉमा के, तो अब क्या प्रिंट करेगा, ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, के की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आउटपुट क्या ये प्रिंट करेगा, के की वैल्यू अब तो 1 हो गई ना, तो आउटपुट क्या करेगा, प्रिंट 1 करेगा, ठीक। और फिर रिटर्न खत्म, तो यानी अब हम लोग फंक्शन के बाहर आ गए, ठीक। अब अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाइलर क्या होगा कि अब फंक्शन के तो कंपाइलर बाहर आ गया, एक बार आपने कॉल किया फंक्शन को, फिर वो फंक्शन के क्या हो गया हमारे पास, ऑपरेशन करके बाहर आ गया। तो कंपाइलर जब इस फंक्शन को कॉल किया होगा तो एक के नाम का वेरिएबल अपने मेमोरी लोकेशन में बनाया होगा, राइट। बट जैसे इस फंक्शन के बाहर आया तो के नाम का वेरिएबल क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। के नाम का वेरिएबल जो था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर अब जब दूसरी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगेन ये के नाम का वेरिएबल बनाएगा जिसकी वैल्यू वो 0 डालेगा, फिर के प्लस प्लस करेंगे तो के इक्वल्स टू के प्लस 1, यानी वहां पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा के है,
यानी अब के की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा दोनों बार वो क्या आएगा, 1 1 आएगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड फिर अगर हम लोग इसको रन करा के देखते हैं तो क्या आता है इसका आउटपुट, लेट्स सी। तो इसका आउटपुट आपको देखने को क्या मिल रहा है, 1 1 देखने को मिल रहा है, राइट। बट अगर मैं यहीं पे इस वेरिएबल को स्टैटिक कर देता हूं, स्टैटिक, जैसे मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक कर दूंगा, अब इसको अगर मैं रन करा के देखूंगा, आउटपुट देखो क्या आता है। आपका आउटपुट 1 2 देखने को मिल रहा है, राइट। तो स्टैटिक का काम क्या होता है, जैसे मैंने इसको स्टैटिक कर दिया ना, तो हुआ क्या कि अब फर्स्ट टाइम जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो स्टैटिक इंट के इक्वल्स टू 0, तो अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, अब ये स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। फिर के प्लस प्लस है यानी के इक्वल्स टू के प्लस 1 करेंगे तो के की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 1। तो प्रिंट है परसेंट डी कॉमा के, यानी ये आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। और फिर हम रिटर्न हो गया यानी फंक्शन के बाहर आ गए। फिर जब हम लोग दूसरी बार फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन से बाहर आए हैं, राइट, तो के जो हमारे मेमोरी लोकेशन में 1 वैल्यू था वो अब हटा नहीं है, क्योंकि अब वो स्टैटिक हो गया। समझ में बात। नॉर्मल अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो जैसे ही फंक्शन के बाहर आ गए, जैसे ही उस स्कोप के बाहर आ गए, तो कंपाइलर क्या होता है, उसको हटा देता है अपने मेमोरी लोकेशन से, राइट। बट जब आप किसी वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो चीज क्या होता है हमारे पास, वो चीज क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है। ये एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लगा, आप कह सकते हैं ये एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव करने लगा है। बट ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक। तो अब दूसरा ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक। दूसरी बार जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर स्टैटिक के इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपाइलर के मेमोरी लोकेशन में के नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी, राइट। तो अब क्या होगा, अगेन के प्लस प्लस होगा, तो अब के की वैल्यू जो 1 थी वो क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो प्रिंट है परसेंट डी कॉमा के करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे आपको 2 प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं आउटपुट क्या है, 1 और 2 प्रिंटेड, ठीक। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल परमानेंट, जब तक आपका सोर्स कोड चल रहा है, जब तक आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो वेरिएबल क्या रहेगा, आपके मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक। बट एक्सेसिबल रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक्सेसिबल रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, उससे और क्लियर होगा, ठीक। काम करता हूँ मैं, ये वाला पार्ट को हटा देता हूँ, राइट। अब मैं लिखता हूँ इंट मेन, बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंट मेन। सिंपली मैं बेसिकली क्या करता हूँ, लिखता हूँ इंट x इक्वल्स टू 20, राइट। एंड फिर मैं एक स्कोप दे देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 25, राइट। और अब मैं करता हूँ printf परसेंट d, सॉरी, printf परसेंट d कॉमा x, राइट। एंड देन जीरो, यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं, राइट। इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया है, ये दो लाइन तो अब आपको समझ में आ ही गया कि ये दो लाइन क्यों लिखते हैं हम लोग, ठीक। इस लाइन पे आते हैं, इंट x इक्वल टू 20, माने एक x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जो इंटीजर टाइप का होता है, उसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने, 20 रखी है, ठीक। फिर मैं एक स्कोप क्रिएट करता हूँ और स्टैटिक इंट x इक्वल टू 25 लिखता हूँ, यानी इंट x इक्वल टू 25 है, राइट। और ये जो x वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। फिर प्रिंटर परसेंट डी कॉमा एक्स करता हूं, तो अब यहाँ पे परसेंट डी कॉमा एक्स क्या, यानी एक इंटीजर वैल्यू की प्रिंट करेगा और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब खास बात ये है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है, ये वाला स्कोप तो खत्म हो गया, राइट। तो कंपाइलर को आइडियली अब ये एक्स वेरिएबल तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइलर के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि इसका वाला जो पार्ट हो गया है ये खत्म हो चुका है, इसका स्कोप खत्म हो गया, तब ये कंपाइलर इस वाले एक्स वेरिएबल को डिलीट कर देगा। लेकिन नहीं डिलीट करेगा, क्यों नहीं डिलीट करेगा, क्योंकि अभी ये स्टैटिक है। तो मेमोरी लोकेशन में x इक्वल टू 20 भी प्रेजेंट है और x इक्वल टू 25 भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, ये 20 प्रिंट करेगा, ठीक। क्यों 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये
प्रेजेंट भले है बट एक्सेसिबल नहीं है। समझ में बात, क्योंकि है तो ये लोकल वेरिएबल ही ना, है तो ये लोकल वेरिएबल ही। तो प्रेजेंट भले मेमोरी लोकेशन के अंदर प्रेजेंट है बट एक्सेसिबल नहीं है। तो बस यही डिफरेंस होता है स्टैटिक वेरिएबल में। स्टैटिक वेरिएबल, अगर आप किसी लोकल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक टर्म यूज करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उस लोकल वेरिएबल को एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक उसको मेमोरी लोकेशन के अंदर प्रेजेंट रखेगा, बट एक्सेसिबल नहीं बना सकता। एक्सेसिबल आपका लोकल वेरिएबल तभी होगा जब आप उसके स्कोप के अंदर काम कर रहे होंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आपका वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहेगा, कंपाइलर के मेमोरी में वो प्रेजेंट रहेगा वो वेरिएबल, बट एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे एक्स स्टैटिक इंट एक्स 25 मैंने लिखा है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है x 25 वो प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन बट एक्सेसिबल नहीं है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। तो इसको क्या करता है, काम करता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे, ठीक। ये आउटपुट देख सकते हैं क्या प्रिंट किया है, 20 प्रिंट किया, ठीक। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसा कि लोकल वेरिएबल के केस में हम लोग देखते थे कि अगर हम लोग बेसिकली अगर नॉर्मली कोई लोकल वेरिएबल को डिफाइन करता है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ये कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता था। बट इस स्टैटिक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो 0 प्रिंट करेगा, जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक। जैसे अब यहाँ देखो, रिटर्न 0। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक इंट एक्स है, ठीक। तो प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एक्स, यानी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। अब किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे तो एक्स इनिशियलाइज नहीं है, तो लेकिन इसके पीछे स्टैटिक वर्ड यूज किया गया, तो ये आउटपुट प्रिंट अब गार्बेज वैल्यू नहीं करेगा, आउटपुट अभी प्रिंट करेगा 0। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर हम लोग कंपाइलर में इसको रन कराते हैं, राइट। ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टैटिक वेरिएबल अगर इनिशियलाइज ना हो, किसी वैल्यू से आप उसको इनिशियलाइज ना किए हैं, तो उस केस में ये प्रिंट जो ये आउटपुट प्रिंट करेगा वो क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, ठीक। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल का कहानी था। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। अनिशियलाइज वेरिएबल की 0 वैल्यू, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान में हमको रखना है कि अगर हमारे पास स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक वर्ड यूज कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने स्टैटिक इन y इक्वल्स टू 10 कर दिया, सपोज मैंने ग्लोबल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक का वर्ड यूज कर दिया, राइट। तो उस केस में होता क्या है, देखो एक सेकंड, वापस प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल के पीछे जो स्टैटिक वर्ड यूज किया, उस केस में होता क्या है, तो जब हम लोग कोई सोर्स कोड लिखते हैं, जो हमारा फाइल है, ठीक, ये फाइल का नाम क्या है, k.c फाइल है, ठीक। इस फाइल में हैश इंक्लूड stdr.h लिखा है हमने वर्ड, तो जो इस फाइल के अंदर stdr.h फाइल आएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखते हैं हैश इंक्लूड std bool.h, राइट। फिर मैं मान में लिख दिया कि हैश इंक्लूड std lib.h, राइट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, राइट। ये मैंने बहुत सारे प्री प्रोसेसर का काम है, मतलब प्री प्रोसेसर टर्म्स लिख दिए, ठीक, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख दिया बहुत सारे। होता क्या है कि जब हम लोग इसको कंपाइल कराएंगे ना, तो जो हमारे पास ये सोर्स कोड है, ये हमारे पास जो सोर्स कोड था k.c जो हमारे पास ये सोर्स कोड था, इसके अंदर stdr.h फाइल आ जाएगा, इसके अंदर stdlib फाइल आ जाएगा, सारे फाइल्स आ जाएंगे। और सेम होता है, सोर्स कोड भी दूसरे दूसरे फाइल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में क्या कहता हूँ, कि ये हमारे पास कोई फाइल है, सोर्स कोड था k.c नाम का फाइल मैंने बना दिया, उसके अंदर मैंने हैश इंक्लूड std.h लिख दिया, हैश इंक्लूड stdbool.h लिख दिया, हैश इंक्लूड stdlib.h लिख दिया, बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैंने यूज कर दिया। तो कंपाइलर्स के वक्त, कंपाइलेशन के वक्त stdio.h फाइल हमारे सोर्स कोड में आ जाएगा, stdlib.h हमारे सोर्स कोड में आ जाएगा, stdbool.h फाइल हमारे सोर्स कोड में आ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, हमारा सोर्स कोड भी उन पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डाटा दोनों तरीके से एक्सेसिबल होता है।
बट क्या एक्सेसिबल नहीं होगा? जब आप किसी वो ग्लोबल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक वर्ड यूज कर दिए हैं, तो बस ये वाला वेरिएबल क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग में एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब एसटीडी बुल डॉट एच को ही एक्सेस कर सकता है, एसटीडी आई डॉट एच को एक्सेस कर सकता है, एसटीडी एलआईबी डॉट एच को ही एक्सेस करता है, मतलब सारे फाइल्स को अपने अंदर एक्सेस कर सकता है। बट ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल दूसरे फाइल्स में एक्सेसिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं होगा। बाकी ये सारी की सारी चीजें एक्सेसिबल होंगी, एज इट इज एक्सेसिबल होंगी दूसरे फाइल्स में भी। बट ये जो ग्लोबल वेरिएबल पीछे जब आप स्टैटिक वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ अपने सोर्स कोड में ही एक्सेसिबल होता है, बाकी जहां से आप इसको लिंकिंग करते हैं वहां पे कहीं पे भी ये एक्सेसिबल नहीं होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा था, राइट? ये चीज ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक नया टर्म, कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक, देखो किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर मैं कांस्टेंट वर्ड यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट मानता हूँ। जैसे मैंने कांस्टेंट इंडेक्स लिख दिया है, राइट? तो कांस्टेंट इंडेक्स को 10, तो मैं अब x की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू मैं 10 फिक्स कर दिया हूँ। ठीक, अब इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट मोमेंट क्या करता हूँ, x को x प्लस 1 कर देता हूँ। ठीक, तो अब ये तो मैं रूल के खिलाफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कांस्टेंट वर्ड यूज कर दिया इसके पीछे, तो x की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट माना और फिर मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, जो कि गलत है। तो इसलिए ये क्या करेगा, हमारे पास कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। तो आप चाहे तो इसको रन करा के भी देख सकते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक काम को तो मैं यही रन कर देता हूँ। बार बार ये मिस्टेक हो रहा है। रन करना चाहो, यहाँ पे आप एरर कर सकते हैं। देख रहे हैं एरर इसी पॉइंट पे आ गया कि अब चेंज नहीं कर सकते आप इसकी वैल्यू को, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट का। ठीक, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इस पर। ठीक, आज हम लोगों ने ग्लोबल लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, और कांस्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया, एक्सटर्न के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते थे? ऐसे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में मतलब एक्सेसिबल होता है, हर जगह एक्सेसिबल होता है। ठीक, और वो किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते, उसको हम लोग हमेशा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक, दूसरा चीज लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ जिस स्कोप के अंदर हम लोग उनको डिफाइन करते हैं, उस स्कोप के अंदर ही क्या होते हैं, सिर्फ एक्सेसिबल होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर कंपाइलर उस स्कोप के बाहर चला जाएगा, उस स्कोप के बाहर चला गया, तो कंपाइलर अपने मेमोरी लोकेशन से उस वेरिएबल को कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक, और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? स्टैटिक वेरिएबल, अगर आप किसी लोकल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक वर्ड यूज कर देते हैं, तो कंपाइलर, तो मतलब वो एक्सेसिबल तो नहीं होंगे, बट कंपाइलर उसको डिलीट भी नहीं कर सकता। वो हमेशा जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो वेरिएबल क्या होगा, आपके मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट रहेगा। तो ये फायदा होता है हमारे पास स्टैटिक का। ठीक, तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, एंड स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक, तो ये सारे आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।